हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल के ब्रेक के टाइम पे भी हमारे चैनल का साथ नहीं छोड़ा और आप हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रह गए हैं वो हम आने वाली सीरीज में सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम शुरू करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर 2020 के करंट अफेयर सीरीज के साथ, जिसमें कि हम पिछले 3 महीनों में जो जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो मिस हो गए हैं करंट अफेयर जिस पे वीडियो नहीं बन पाए हैं वो आप एक बारी देख सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हमने अपनी वीडियोस को 10 सेगमेंट्स में बांटा है और आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे और बाकी के सारे टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो मिस हुए हैं हमारे मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में वो इन वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो अगले महीने से रेगुलरली आपको मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज दोबारा से स्टार्ट होगी, जिसमें कि हम जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे और रेगुलरली फिर हम मंथली पैटर्न पे ही इस सीरीज को आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम इंडियन पॉलिटी से। तो हम आज के वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं ये जान लेते हैं हम। सबसे पहले हम फार्मर एजिटेशन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आज जानेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे। फिर हम आएंगे कुछ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड टॉपिक्स पे ऊपर, उससे रिलेटेड पॉलिटिकल जो चेंजेस किए गए हैं, जो एक्ट्स लाए गए हैं वहाँ पे, उनके बारे में जानेंगे। तो हम रोशनी एक्ट के बारे में जानेंगे, JNK लैंग्वेज बिल के बारे में जानेंगे, गुपकर अलायंस क्या है इसके बारे में जानेंगे, और रियल एस्टेट एक्ट के बारे में जानेंगे जो कि जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, फिर हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे जनरल कंसेंट क्या होता है, जो CBI का कुछ स्टेट्स ने पिछले साल विड्रॉ कर लिया था, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फार्मर्स एजिटेशन क्या है, क्यों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे, दिल्ली के अंदर जो जो वायलेंस हुआ है रिपब्लिक डे पे, ये किस बेसिस पे हो रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं किसानों के, और सरकार का क्या व्यू है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ये 3 एग्रीकल्चर बिल्स जो थे सरकार ने पास किए थे, पार्लियामेंट के अंदर पास कराए थे। पहले इनका ऑर्डिनेंस लाया गया था कोरोना लॉकडाउन के अंदर, और फिर सितंबर में जब पार्लियामेंट लगी तो इनको पास करा लिया गया था। तो ये कौन कौन से 3 बिल्स हैं जो कि अब एक्ट बन चुके हैं, इन ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्ट का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो ये एक नाम है, प्रोड्यूस एंड ट्रेड से रिलेटेड है ये। सेकेंड, फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, जो फार्मर्स को प्राइस मिलेगा अपनी सेल का, जो कि वो किसी एंटिटी को बेचेंगे, प्राइस एश्योरेंस के अंदर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दिया है गवर्नमेंट ने, वो है ये इस एक्ट के अंदर। और लास्टली है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करके कुछ चीज़ें वहाँ से हटा दी गई हैं, कुछ क्रॉप्स को हटा दिया गया वहाँ से। वो कौन कौन सी हैं वो हम जानेंगे आगे। और ये ऑर्डिनेंसेस के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 जून को NDA गवर्नमेंट ने लागू कर दिए थे और सितंबर में फिर इन्हें एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था जब पार्लियामेंट लगी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ जानने की ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, जो कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अब ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, कौन से शेड्यूल में दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि फिर ये क्यों सेंटर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बना रही है इनके ऊपर एक्ट, ये जान लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एक्ट्स हैं ये एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है,
ये उनके ट्रेड से रिलेटेड है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड से रिलेटेड है, या उनके खरीद फरोख्त से यानी कि बाय और सेल से रिलेटेड है कमोडिटीज के, इसलिए यूनियन इस पे लेजिस्लेट कर सकती है और ये एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आ रहा है जो कि स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात जान लेनी है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये आ सकता है। तो आगे देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन सरकार लाई है इन 3 एक्ट्स के माध्यम से। तो सबसे पहला ये इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि जो फार्मर है या ट्रेडर है जो क्रॉप का, वो मंडीज के अंदर ना सेल करके, जो कि स्टेट डेजिग्नेटेड मंडीज होती हैं, जो कि एपीएमसी एक्ट के अंदर होती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग एक्ट जो होते हैं स्टेट के अंदर, उसकी जो मंडीज होती हैं डिफाइंड, उसके बाहर भी बेच सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या होता है कि स्टेट के अंदर एपीएमसी एक्ट पास किए जाते हैं और एपीएमसी मंडीज को डेजिग्नेट किया जाता है और उसी के अंदर जाके किसान अपनी प्रोड्यूस को एक फी दे के सेल कर सकता है। इस एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन को बाईपास कर दिया गया है, यानी किसान कहीं पे भी पूरे ऑल ओवर इंडिया अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता है। ठीक है, तो पहला प्रोविजन तो इसमें ये है। और इससे क्या होगा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो ट्रेड है वो बहुत बढ़ जाएगा क्रॉप्स का, क्योंकि स्टेट के बाहर भी सेल हो सकता है और स्टेट के अंदर भी सेल हो सकता है। और इसका पर्पस ये बताया गया है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। अब ये कैसे करेगा, क्योंकि फार्मर ऑनलाइन सेल कर सकता है और ऑनलाइन सेल करने के बाद जो बायर है, जो कि एक कॉर्पोरेट हाउस भी हो सकता है, एक कोई ट्रेडर भी हो सकता है, वो अपने आप उसको प्रोड्यूस को पिक करेगा। तो ये एक इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना भी मोटिव है। अगला जो मैंने आपको सेकंड एक्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दिया गया, यानी एक मॉडल एग्रीमेंट दिया गया उस एक्ट के अंदर, उस जिससे कि फार्मर जो है वो एग्री बिजनेस कंपनी, जैसे कि कोई सॉस बना रही है कंपनी या कोई आईटीसी जैसे आटा बना रही है, तो वो जो फार्मर से डील करेंगी उसका एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दिया गया है कि उसके बेसिस पे एग्रीमेंट होना चाहिए और उसके बेसिस पे ही जो है सेल होगी प्रोड्यूस की। और फार्मर को इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि एग्रीमेंट कर लिया जाएगा क्रॉप के लगने से पहले ही बड़ी कंपनियों से, तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्रोड्यूस अच्छा हो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है फार्मिंग के अंदर उसमें इन्वेस्ट करेंगी। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो प्राइवेट सेक्टर का पैसा है, वो फार्मिंग में आ सके, इसीलिए ये सब किया गया है। यानी कि जो मॉडर्न स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, वो जो है प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर को, इसलिए ये एक्ट लाए गए हैं। और सबसे कंटेंशियस है तीसरा वाला, यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, अनियन, पोटैटोस को हटा दिया गया है। यानी इसका क्या मतलब होगा कि कोई ट्रेडर के पास कोई लिमिट नहीं होगी इन कमोडिटीज को होल्ड करने के लिए, जाकि बड़े हाउसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे अपने पास। तो ये कंटेंशियस जो है, इसको रिमूव करना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है एमएसपी के साथ साथ। और इसका कहा जा रहा है बेनिफिट्स मिलेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, क्योंकि वो अपने स्टेट से या अपनी लोकल मंडी से बाहर जाके अपनी प्रोड्यूस को बेच पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट का व्यू क्या है इसके ऊपर। गवर्नमेंट का आपको जैसे कि पता है विजन है मोदी जी की कि फार्मर्स की इनकम डबल की जाए बाय 2022। तो ये वो उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है, गवर्नमेंट कहती है। और ये गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर अपनी स्टेट कंट्रोल मार्केट से बाहर बेचेगा तो उसको बेटर प्राइस मिलेगा, क्योंकि वो बिचौलिए जो हैं बीच में, जो कि फार्मर से जो फाइनल कंज्यूमर के बीच में जो बिचौली हैं, वो जो कमीशन खाते हैं वो हट जाएगा और पैसा जो है किसानों को ज़्यादा मिलेगा। और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे कि मैंने बताया, जो चेन है पूरी बैक एंड की एग्रीकल्चर की, उसको ये इम्प्रूव करेगा। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई, इन सबको इम्प्रूव करेगा, तो वेस्टेज कम होगी, लॉस कम होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। और ये स्टेट की एपीएमसी एक्ट्स को एंक्रोच नहीं करेगा। फार्मर्स की मर्जी है, चाहे वो एपीएमसी मार्केट में बेचे या फिर वो एपीएमसी मार्केट्स के बाहर बेचे। तो ये गवर्नमेंट का व्यू है। ठीक है, और इससे क्या होगा, अब जब अगर फार्मर की चॉइस है वो एपीएमसी में नहीं बेचेगा तो वो वहाँ की फीस नहीं देगा। अब एपीएमसी मार्केट्स की फीस किसको मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉस होगा इस वजह से।
तो इसको कॉम्पेंसेट करने का कोई गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि स्टेट्स को कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे। इसलिए कई स्टेट्स भी इस बिल के अगेंस्ट हैं, क्योंकि स्टेट्स को भी रेवेन्यू लॉस होगा। अब आ जाते हैं इसके अंदर कंसर्न्स क्या क्या हैं। पहला कंसर्न तो जैसे कि सबको पता होगा कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं मिल रहा है। ऐसा कह रहे हैं किसान कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्राइस को इतना गिरा देंगी कि वो बड़ी हैं और एक छोटा सा फार्मर उनको बेचेगा, तो पावर बैलेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे भी फार्मर को सेल करना पड़ेगा अगर ऐसा हो, क्योंकि मार्केट में दाम गिर जाएंगे। तो ये एश्योरेंस नहीं दी है गवर्नमेंट ने कि एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा कोई भी। तो ये एश्योरेंस मांग रहे हैं फार्मर्स। और जैसे कि मैंने बताया कि ये बड़े रिटेलर्स और एग्री बिजनेस को बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो एक पावरफुल है एजेंट एक किसान से कंपेयर किया जाए तो, इसीलिए। और बिग कंपनीज जो हैं वो प्राइस को डिक्टेट करेंगी मार्केट में, मैनिपुलेट करके डिमांड एंड सप्लाई को कमोडिटीज़ की, क्योंकि कोई लिमिट भी नहीं रहेगी होल्डिंग की, तो उस वजह से वो प्राइस को भी मैनिपुलेट कर पाएंगी। और इससे क्या होगा कि फियर्स ऑफ लैंड ग्रैबिंग की जो एग्रीमेंट्स हैं जो रिटेलर्स के करेंगे, जो बिग कंपनीज हैं वो करेंगी फार्मर्स के साथ, उसमें फार्मर्स की लैंड को ग्रैब भी कर सकते हैं अगर फार्मर प्रोड्यूस ना दे पाए तो इस वजह से ये ग्रैबिंग के भी, लैंड ग्रैबिंग के भी फियर्स हैं फार्मर के अंदर। और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्या हुआ था पिछले साल, हरसिमरत कौर बादल जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ये अकाली दल की एमपी थी और ये मिनिस्टर ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी। इन्होंने रिजाइन कर दिया था फार्मर्स की सपोर्ट में। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से हमने फार्मर्स एजिटेशन का व्यू देखा, गवर्नमेंट क्या कहती है और फार्मर क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अब आ जाते हैं हम अगली न्यूज़ पे, 15th फाइनेंस कमीशन की। तो न्यूज़ क्या आई थी, द 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और इसमें क्या आ सकता है कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कब से कब तक वैलिड है, कब से कब पीरियड के लिए ये रिपोर्ट है। तो ये 2021-22 से 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से 25-26 के लिए ये वैलिड है। ये रिपोर्ट थी जो सबमिट कर दी थी फाइनेंस कमीशन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि कौन से पीरियड के लिए ये वैलिड है। और दूसरा कि इनके चेयरमैन कौन है 15 फाइनेंस कमीशन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो श्री एन.के. सिंह जी जो हैं वो इसके 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें। और अदर मेंबर्स ये हैं अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक लहरी और डॉक्टर रमेश चंद। ये इनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको चेयरमैन का नाम ही याद रखना है। और ये सब आपको पता ही होगा, ये हमने अपनी पॉलिटी वाली वीडियोस में भी देखा है कि आर्टिकल 230 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करना होता है हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को। ये दिया गया है आर्टिकल 230 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल नंबर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं तो इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, कि क्या क्या इनको दी गई थी कि आपको किस किस चीज़ के बारे में देखना है। तो सबसे पहले तो कॉमन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन, यानी कि क्या कैसे जो सेंट्रल का पूल टैक्सेस है उसमें से कितना किस स्टेट को दिया जाए, उसके बेसिस क्या होंगे, लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट्स क्या दिए जाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स क्या दिए जाएं, उसके बारे में रिकमेंडेशंस देनी थी इस फाइनेंस कमीशन को। ये तो जर्नल है, आर्टिकल 280 में यही दिया गया है कि टैक्स डेवोल्यूशन के बारे में फाइनेंस कमीशन बताएगा। तो ये तो बेसिक थी इसमें। और उसके अलावा भी आर्टिकल 280 में दिया गया है कि जो सरकार चाहे उसके ऊपर और भी ऐड कर सकती है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या चाहती है वो। तो ये दो अगली जो हम देखने वाले हैं ये एडिड हैं। तो क्या क्या है वो, कि स्टेट को परफॉर्मेंस के बेसिस के हिसाब से क्या डेवोल्यूशन देना चाहिए, कितना टैक्स पैसा देना चाहिए, कि उन्होंने फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर में कितना काम किया है, डीबीटी के अंदर अडॉप्ट कितने अच्छे से करा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को कैसे इवॉल्व करा है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैसे टैक्स को देना है, डेवोल्यूशन करनी है टैक्स की, उसकी रिकमेंडेशन मांगी थी। और एक सेपरेट मैकेनिज्म के बारे में रिकमेंडेशन मांगी थी, जो कि फंडिंग डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी पे कैसे होनी चाहिए उसके बारे में, उस मैकेनिज्म के बारे में रिकमेंडेशन मांगी गई थी। तो ये दो एक्स्ट्रा रिकमेंडेशंस 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में है। और ये 4 वॉल्यूम्स के अंदर दिया गया है
और ये पब्लिक के लिए तब अवेलेबल होगा जब ये टेबल कर दिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी ये प्रेसिडेंट को सबमिटेड है, अभी टेबल नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एक्ट्स लागू किए गए हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ में थे रोशनी एक्ट। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रोशनी एक्ट किस यूनियन टेरिटरी से या स्टेट से रिलेटेड है। तो अब वो यूनियन टेरिटरी हो गई है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। तो ये न्यूज़ में क्यों था? जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लिस्ट पब्लिश की थी कि रोशनी एक्ट के अंडर कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं जो इसके एक्ट का फ़ायदा उठाया जिन्होंने। तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके नाम इस लिस्ट के अंदर थे। ठीक है, तो इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। तो 2001 का ये एक्ट है। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है JNK स्टेट लैंड एक्ट 2001, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था और इसको अमेंड किया जा चुका है 2 बार, 2005 और 7 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि जो लोग स्टेट लैंड के पोजेशन में हैं, जो ऑलरेडी स्टेट लैंड जो लोगों के पास है, उसकी ओनरशिप को उन लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए एक फ़ी लेके, उनसे कुछ पैसे लेंगे और उनको जो ऑलरेडी स्टेट लैंड पे रह रहे हैं लोग या उनके अंडर है, उनको उनकी उस लैंड की ओनरशिप दे दी जाएगी और फार्मर्स को ये लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, एक माइनर सी हल्की सी एक फ़ी पे करके। ठीक है, तो ये इस एक्ट का एम था। अब इसे रोशनी एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहा गया कि उस लैंड को ओनरशिप देने से जो पैसा आएगा गवर्नमेंट का पास, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, यानी डैम्स के बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर उस पैसे से। इसलिए रोशनी यानी लाइट एक्ट इसे कहा गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? एक इसको स्कैम कह दिया गया। इन 2014 CAG ने इसे कहा कि ये 25,000 करोड़ रुपए का एक स्कैम है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आए और इसमें सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही रेस किए गए, जबकि एम था 25,000 करोड़ रेस करने का। तो ये मैनिपुलेट किए गए लैंड प्राइजेस को सस्ते में दी गई, पॉलिटिशियंस को दी गई, ब्यूरोक्रेट्स को दी गई और सिर्फ 76 करोड़ ही रेस कर पाए। ये 25,000 करोड़ करना थे इस एक्ट के थ्रू, और इसको एनल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था 2018 में, और हाई कोर्ट ने एक CBI इंक्वायरी इसके ऑर्डर कर दी थी। और इसको राइट विंग जो ग्रुप है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रीजन में जो लैंड है उसको दिया गया कश्मीर वैली के जो लोग हैं उनको। तो ये एक तरह से डेमोग्राफी जम्मू रीजन की चेंज करने के लिए इसको एक्ट को लाया गया था, क्योंकि मोस्ट जो लैंड थी वो ज़्यादा जम्मू रीजन में ट्रांसफ़र की गई एज कम्पेयर टू कश्मीर रीजन। तो ये था रोशनी एक्ट। ठीक है, दूसरा जम्मू कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020। तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है जम्मू कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020, जिसके अंदर की क्या है ये याद रखना ज़रूरी है। 3 लैंग्वेजेस कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का दर्जा दे दिया गया है। पहले सिर्फ उर्दू और इंग्लिश को ये स्टेटस प्राप्त था। तो अब टोटल 5 लैंग्वेजेस हो गई हैं जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? उर्दू, इंग्लिश, और अभी कौन कौन सी ऐड की गई हैं? कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। ठीक है, और बाकी अभी और डिमांड्स भी हैं कि पंजाबी, गुजरी और पहाड़ी लैंग्वेज भी ऐड की जाए। और इसका रीज़न क्या दिया गया है कि जो वहाँ की पब्लिक है, पीपल हैं जम्मू कश्मीर के, वो पुरानी डिमांड थी कि ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की जाएं, और इससे क्या होगा, क्योंकि हिंदी भी ऐड कर रहे हैं तो मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की इंडिया के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ही, गुपकर अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, गुपकर अलायंस जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 15 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने डिक्लेयर करा था फॉर्मेशन ऑफ पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। एक ये पीपल अलायंस बनाया गया है फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। तो ये देख लेते हैं गुपकर डिक्लेरेशन है क्या। तो 2 गुपकर डिक्लेरेशन हो चुके हैं अब तक। पहली डिक्लेरेशन हुई थी 4 अगस्त 2019, एक दिन पहले जब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उससे एक दिन पहले
जो जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियां थीं एक्सेप्ट फॉर बीजेपी फारूक अब्दुल्ला जी के रेजिडेंस पे मिली थी, जो कि गुपकर रोड पे है। इसलिए इस अलायंस का नाम रखा गया है गुपकर अलायंस, क्योंकि उनका रेजिडेंस जो है वो गुपकर रोड पे है। तो इसके अंदर 6 पार्टीज थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, पीसी, जेकेपीएम एंड एएनसी। तो मेन इसमें आपको याद रखना है कि ये 6 पार्टियों का एक अलायंस है। और गुपकर 2 डिक्लेरेशन जो है वो में 1 साल बाद की गई थी। किस लिए? उसमें कहा गया था कि 2019 में जो डिक्लेरेशन हुई थी उसको हम अचीव करके रहेंगे, उसको हम अचीव करना ही मोटिव है इस पूरे अलायंस का। ये सेकेंड डिक्लेरेशन के अंदर कहा गया था। तो इसका एम क्या है? इसका एम है टू रीस्टोर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 था, जिसमें कि स्पेशल प्रिविलेजेस थे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, वो हटा दिए गए थे 5 अगस्त 2019 में। उनको रीस्टोर करना ही इस पूरे अलायंस का एक मोटिव है। और इसके अंदर और क्या जानने वाली चीज इंपॉर्टेंट है, फारूक अब्दुल्ला जी इसके प्रेसिडेंट हैं और महबूबा मुफ्ती जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये है गुपकर अलायंस। अगला, रियल एस्टेट एक्ट टू अप्लाई इन जम्मू कश्मीर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया है कि रियल एस्टेट एक्ट 2016 जो है वो जम्मू कश्मीर में इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये 12 स्टेट एक्ट जो हैं जो कि लैंड से रिलेटेड हैं उनको रिपील कर दिया इस एक्ट ने, और 14 मोर एक्ट्स को अमेंड किया है। और इससे एम क्या है इस सब चीज़ों का? टू एनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू बाय लैंड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था, सिर्फ जो वहाँ के रेजिडेंट्स ही थे वो ही बाय कर सकते थे लैंड। अब क्या है कि इस एक्ट के आने के बाद इंडिया का कोई भी सिटीजन जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड बाय कर सकता है। तो ये था इस एक्ट का एम। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया कि पहले परमानेंट रेजिडेंट ही बाय कर सकते थे। और गवर्नमेंट ने एक जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी बनाई है, जो कि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करेगी, वहाँ पे लैंड देगी इंडस्ट्रीज को। तो ये एक कॉर्पोरेशन भी बनाई गई है। तो ये थे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमारे जो हमने पॉलिटी के अंदर जानना था। अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे 2020, जो कि इंडिया ने सेलिब्रेट किया था 26 नवंबर 2020 को। तो 26 नवंबर जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मार्क्स द डे ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया पास्ड, अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको कि कमेंस किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में पास, अडॉप्ट और इनैक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ये हम पॉलिटी वाली सीरीज में ऑलरेडी जान चुके हैं, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा। एंड इट ऑल्सो मार्क्स एज अ ट्रिब्यूट टू द B.R. अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक पे आते हैं पॉलिटी के, कि जनरल कंसेंट फॉर CBI जो है वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब ने विड्रॉ कर लिया है। तो ये जनरल कंसेंट क्या होता है वो देख लेते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या है वो जान लेते हैं। तो स्टेट ने कहा है कि जो सेंटर है वो CBI को यूज कर रही है अपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने के लिए, इसलिए हम जनरल कंसेंट विड्रॉ करते हैं। तो CBI जो है वो एक DSPE एक्ट 1946 यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आती है, और एक गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को 2 तरीके का कंसेंट देने होते हैं, जनरल कंसेंट और केस स्पेसिफिक। ठीक है, तो जनरल कंसेंट क्या होता है कि जो स्टेटल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं जो स्टेट्स में काम कर रहे हैं, एक जनरल कंसेंट के अकॉर्डिंग CBI को केस स्पेसिफिक कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट कोई भी करप्शन के एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जनरल कंसेंट मतलब कि आपको कंसेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट करने का किसी भी स्टेट के अंदर। तो अगर ये जनरल कंसेंट विड्रॉ हो गया है तो इसका मतलब क्या है, स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर CBI को किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी स्टेट के अंदर जिन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो हर केस में उनको केस स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि पहले नहीं लेनी पड़ती थी। तो इसको विड्रॉ करने का सिर्फ यही इम्पैक्ट है कि हर केस के लिए स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी उस स्टेट के अंदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। CBI लेकिन अभी भी कुछ केस रजिस्टर कर सकती है दिल्ली के अंदर,
और इन्वेस्टिगेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो। बट उसकी कंडीशन क्या है कि कुछ उस जो एलिज्ड क्राइम है वो जो है वो दिल्ली के अंदर होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है कि दिल्ली से रजिस्टर करके आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अभी भी। और पहले भी ऐसा हो चुका है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका इन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं जनरल कंसेंट टू सीबीआई, और केस स्पेसिफिक कंसेंट लेना पड़ता है सेक्शन 6 के अंडर ऑफ द DSPE एक्ट। ठीक है, तो ये है जनरल कंसेंट। अब दोस्तों हम हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड भी 2 टॉपिक फटाफट से देख लेते हैं और वीडियो को एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं, 2 ही टॉपिक है इसमें। 77th ईयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। और यूनेस्को टैग दिया गया है ग्वालियर एंड ओरछा सिटी को ऑफ मध्य प्रदेश, इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो 77th ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे नाम याद करना है इनका। कल्चर से रिलेटेड है, प्रहलाद से रिलेटेड है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इन्होंने कमेमोरेशन ऑफ 77th ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एट रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में इन्होंने अटेंड की थी, और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी एक फ्री इंडिया की, आज़ाद हिंद जिसको कहा गया था, जो कि सबको पता है किसने बनाई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर बनाई थी, जो कि जापानीज ने टेक ओवर कर लिया था सिंगापुर को 1943 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो उसके दौरान नेताजी जब जापान गए थे तो वहाँ से पहुँचे थे सिंगापुर, तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, जो कि जापान और जो जापान के साथी थे वर्ल्ड वॉर 2 में, जर्मनी और इटली, उन सब देशों ने इस गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके हेड ऑफ स्टेट कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये 77th ईयर है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का। तो ये है न्यूज़ आइटम। और लास्ट न्यूज़ आइटम है यूनेस्को टैग फॉर ग्वालियर एंड ओरछा सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज़ हैं, ये दोनों में फोर्ट्स हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। उसके अंडर ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ प्रोग्राम के अंडर आ गई हैं, और ये अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंडर इन दोनों सिटीज़ को लाया गया। तो कौन कौन सी सिटीज़ है, ग्वालियर और ओरछा, ये आपको याद रखनी है दोनों सिटीज़। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन कौन सी सिटीज़ को ऐड किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगी, यूनेस्को की फंड्स मिलेंगे स्टेट को, सिटी को ब्यूटिफिकेशन के अंदर, और इसके अंडर जो हैं, जो पैलेसेस हैं, जो कि फोर्ट्स हैं, उन सबको ब्यूटिफाई करने के लिए, टूरिज्म फ्रेंडली बनाने के लिए हेल्प दी जाएगी फंड्स के में भी और टेक्नोलॉजी के अंदर भी यूनेस्को द्वारा। और अहमदाबाद जो थी वो फर्स्ट इंडियन सिटी थी जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आई थी, और सेकंड सिटी थी जयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट थी अहमदाबाद, सेकंड थी जयपुर, देन ग्वालियर एंड ओरछा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स जानेंगे अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।